नमस्कार, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं बोल तंत्र। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हुई है और अब भारत विश्व का वो सबसे बड़ा देश है जो पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाता है। आप ये मान के चलिए कि विश्व का अमीर से अमीर देश और गरीब का गरीब देश भी भारत से कम एक्साइज ड्यूटी अपने पेट्रोल डीजल पर लगा रहा है। ऐसी क्या समस्या भारत सरकार के ऊपर आन पड़ी कि विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बाद भी आज हम पेट्रोल पर 69% की एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं। इसके अलावा विश्व में सिर्फ 4 देश ऐसे हैं जो 60% से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं और भारत उन सभी देशों को पछाड़कर सबसे आगे आ गया है। भारत अपने आप को 5 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था बताने की कोशिश पिछले 2 साल से कर रहा है, लेकिन फिलहाल चीज़ें जस की तस हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों पर विपक्ष भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, लेकिन इस बात को समझिए कि जब सरकार कांग्रेस की थी तब भी पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ाए गए थे। तो विपक्ष का असली मुद्दा पेट्रोल और डीजल के दाम हो ना हो, लेकिन बीजेपी का विरोध करना अवश्य है। इस दोनों पक्ष में जनता के साथ हमेशा नाइंसाफी होती रहती है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और इटली ही ऐसे देश हैं जो 60% से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। बाकी सभी देशों में पेट्रोल के ऊपर इतनी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि देश के भीतर कोरोना काल में आर्थिक संकट आया है और सरकारी खजाने जो हैं वो खाली हो गए हैं और 80 करोड़ से अधिक लोगों को उनके पेट का खाना भी पहुंचाना है। तो जो आम वोटर है, जो आम आदमी है, जो सामान्य परिवार के लोग हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनसे पेट्रोल डीजल के ऊपर इतनी एक्साइज ड्यूटी वसूली जाए ताकि देश में जो गरीब है उनका पेट भरा जा सके। लगातार 20 दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट में 17 पैसे, 19 पैसे, 21 पैसे, 13 पैसे करके वृद्धि की। ये वृद्धि धीरे धीरे क्यों की गई? ताकि आम आदमी को एक बड़ा झटका ना लगे और उसे पता ना चले कि पेट्रोल और डीजल 10 से 12 रुपए 20 दिन के भीतर महंगा हो जाएगा और आपकी जेब से जाने वाला पैसा धीरे धीरे करके निकलेगा। एक बड़ी कहावत है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो देश से जब कर ले तो वो इस तरीके से ले जैसे सूर्य जो है वो पानी सोखता है और किसी को दिखता नहीं है, और जब बारिश करे तो ऐसी करे कि वो सबको दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। राजा जो कर ले रहा है वो बिल्कुल सूर्य के तरह ले रहा है, धीरे धीरे, जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बारिश पिछले 1 साल से हो ही नहीं रही है। जून के महीने में अमेरिका ने $100 बिलियन का बेरोजगारी भत्ता अलॉट किया है अपने उन तमाम लोगों के लिए जो कोरोना काल के चलते बेरोजगार हुए हैं, और बाकायदे उसकी एक व्यवस्था की गई है कि आपकी नौकरी गई है, आप बेरोजगार हुए हैं, आप रजिस्ट्रेशन करिए, आपका डेटा सरकार के पास जाएगा और बेरोजगारी भत्ता सीधे आपके खाते में आएगा। लेकिन भारत सरकार ने 2019 के बाद से बेरोजगारों का आंकड़ा ही नहीं जारी किया है ताकि ये पता चल सके कि देश में बेरोजगारी कितनी है। उससे पहले 2018 में एक रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि देश में बेरोजगारी पिछले 45 साल के सबसे चरम पर है और सरकार ने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देगी। मतलब 2014 से 2020 तक अगर इन 6 से 7 सालों में आप बेरोजगारी के आंकड़े और सरकारी दावों को रखें तो सरकार के हिसाब से वो लगभग 13 से 14 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुकी है। लेकिन बेरोजगारी 45 साल के सबसे चरम पर है और इस विषय पर ना तो मीडिया चैनल बात कर रहे हैं, ना सरकार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप सोचिए कि आपको पाकिस्तानी टिड्डी की पहचान तो बताई गई, लेकिन हिंदुस्तानी युवा जो बेरोजगार है वो इस समय क्या कर रहा है, इसको लेकर कोई भी आंकड़ा सरकार नहीं दे रही है। सरकार ने मुफ्त राशन देने की बात की और 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत को खर्च करके लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चने में टरका दिया गया। टरका दिया शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि देश के लोगों की बेसिक ज़रूरत सिर्फ चावल और चना नहीं है, और तमाम डेली ज़रूरत की चीज़ें जिन पर टैक्स लगने के बाद वो महंगी हुई हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद जो सीधा असर पड़ता है वो बाजार पर पड़ता है। आप मान के चलिए कि एक टूथपेस्ट जो 10 रुपए का आता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद उस पर भी 1 रुपए की वृद्धि हो जाती है। सरकार इन तमाम डेली ज़रूरत की चीज़ों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी का सीधे असर को समझती है, लेकिन उसके बाद भी आपको चावल और चने तक सीमित रखती है और आपसे बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं करती है। इस सब के पीछे की चीज़ों को समझना होगा। सिर्फ अगर आप पाकिस्तान और चीन के विरोध में ऐप इंस्टॉल करते रहेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके दिए हुए कर का हिसाब आपको सरकार से कैसे लेना है। भारत में जितने भी युवा ग्रेजुएट होते हैं बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक ऐसा देश जहां सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो
और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा आपकी जेब खर्च से बाहर हो तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन उन तमाम ग्रेजुएट छात्रों में से 60% छात्र जो ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगार हैं, ये आंकड़ा सरकार नहीं बता रही है, ये तमाम वेबसाइट्स के दावे हैं। हो सकता है ये प्रतिशत और भी ज़्यादा हो और लॉकडाउन के बाद ये स्थिति और भी भयावह हो गई होगी। लेकिन सरकार के हिसाब से तो पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। तो ये 60% युवा अगर देश भर में पकौड़े की दुकान खोल भी लेंगे तो खरीदार कहाँ से मिलेगा? सवाल ये बनता है कि ये तमाम युवा जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो या किसी भी और राज्य की सरकार हो, वो अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन उनमें से 10% दावे भी पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या दोबारा मतदान के समय जब दावे किए जाते हैं जनता इस पर सरकार से सवाल करती है, या फिर वो हिंदू मुस्लिम डिबेट में फंस जाती है और भारत के चुनाव में पाकिस्तान पर हमला देने की नीति के ऊपर वोट देने लगती है? अगर अमेरिका ने बेरोजगारी भत्ता दिया है तो क्या हम बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में नहीं हैं? भारत विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जबकि भारत सरकार उसे विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की ओर बढ़ रही है। सवाल सीधा है कि इस देश में युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। अगर हम उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता देने में हमें हर्ज क्या है? आखिर ऐसी कौन सी समस्या आती है कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देने से पीछे हट जाती है? सरकार कह रही है कि इस समय उसके खजाने खाली हैं, लेकिन ये सवाल भी बनता है, सरकार ने नोटबंदी की जिससे काला धन वापस आने की बात रखी गई। कितना आया इसका अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे, ना हमारे पास कोई स्पष्ट आंकड़ा है क्योंकि सरकार ने नहीं बताया। सरकार ने जीएसटी लागू की और टैक्स का प्रतिशत भी बढ़ाया गया जिससे सरकारी खजाने बढ़े। इसके बाद बड़े स्तर पर प्राइवेटाइजेशन हुआ। जो राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी सत्ता में ना रहते हुए प्राइवेटाइजेशन का विरोध करती रही, सत्ता में आने के तुरंत बाद ही उसने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया, उसने मेट्रो का प्राइवेटाइजेशन किया, उसने लाल किला सरकारी हाथों से निकाल करके प्राइवेट हाथों में दिया, LIC प्राइवेट हुई, BSNL के हालात आपके सामने हैं। तमाम सरकारी मशीनरी जो सरकार की आय का साधन थी उनकी हालत खस्ता है, और जो तमाम बड़ी सरकारी मशीनरी जिससे सरकार की आय चलती है वो प्राइवेट हाथों में गई, मतलब सरकार ने उन्हें बेचा। तो इन सभी चीज़ों से जो पैसा आया वो पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब सरकार नहीं दे पा रही है। तो अगर हमारे सरकारी खजाने खाली हैं तो प्राइवेटाइजेशन से आया पैसा किसके पास गया है? क्या सरकार के पास उसका कोई रोड मैप है? भारत 2020 में बेरोजगारी की सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार के पास 2020 और 2021 के साल में बेरोजगारी कम करने का और रोजगार बढ़ाने का कोई रोड मैप प्लान नहीं है। एक बात को समझिए कि पेट्रोल डीजल वो डेली ज़रूरत की चीज़ है जो आपके तमाम साधनों और संसाधनों की कीमत में इजाफा करती है। अगर आप पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों के खिलाफ अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो सरकारें इस पर अपने तरीके के मनमाने कर लगाती रहेंगी और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ये बात सही है कि आम आदमी देश के गरीब का पेट भरने के लिए ज़्यादा टैक्स दे सकता है, लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार पिछले साल 2 सालों से अधिक टैक्स वसूली कर रही है। उस टैक्स के पैसे का हिसाब कब दिया जाएगा? सरकार ने जो कर वसूला उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, इसका हिसाब भी तो सरकार को दिखाना चाहिए। ये हिसाब अगर हम और आप नहीं मांगेंगे तो आखिर कौन मांगेगा? क्या विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है कि वो सरकार से हिसाब मांग सके? अगर नहीं तो जनता को हिसाब मांगना होगा। और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक कीजिए और बोलतंत्र पे सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।